हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है या फिर प्राइमरी मार्केट में जो फ्रेश शेयर इशू हुआ है वो अगर किसी इन्वेस्टर को खरीदना है तो बेसिकली आप कैसे खरीदो। यानी कि अभी तक आप जो पढ़े शेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं पहले से, प्राइमरी मार्केट पढ़े, सेकेंडरी मार्केट पढ़े, तो अब आपको इच्छा कर रहा है कि नहीं हम शेयर खरीदना चाहते हैं, तो फिर कैसे करोगे। तो बेसिकली वो प्रोसीजर आपको देखना है जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं बाय एन इन्वेस्टर टू बाय एंड शेयर एनी ऑफ द कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर बाय करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा कि तुम जानते हो, सबसे पहले कि अगर किसी को भी ऑनलाइन पैसा भेजना है, आपको आज पता है आज के डेट में सारा काम जो है ट्रेडिंग का, शेयर का खरीद बिक्री का, वो सारा का सारा ऑनलाइन होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि बैंक में आपको पैसा भेजना है, बैंक से किसी को पैसा भेजना है या फिर बैंक में किसी से पैसा मंगवाना है, तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट मैंडेटरी है। उसी तरीके से अगर आपको खरीद बिक्री करना है, आपको शेयर का बाय एंड सेल करना है, किसी आप शेयर खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी का, किसी कंपनी का फिर खरीद के फिर बेचना चाहते हैं, फिर किसी और का खरीदना चाहते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट इसको बोलते हैं। डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड, मतलब कि आपके इस अकाउंट में आप जितना भी शेयर्स खरीदोगे इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में स्टोर रहेगा। अब जैसे 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो आपको दिखता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अकाउंट शेयर्स दिखेंगे नहीं, बट जब आप ओपन करोगे अपना लॉगिन डिटेल डाल के तो आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में इतना शेयर है, आप इसको कभी भी बेच के आप पैसा रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपका डीमैट अकाउंट जो है एक ब्रोकर खोलता है। जैसे आप देखते हो कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो एसबीआई के पास गए, पीएनबी के पास गए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के पास गए, अपना डिटेल दिए, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल गया। उसी तरीके से बहुत सारा बैंक, सारा बैंक नहीं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सब कुछ सेलेक्टेड बैंक जो है डीमेट अकाउंट का भी फैसिलिटी देते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे, हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट के माध्यम से भी शेयर खरीद बिक्री करते हैं। और कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रोकर, जिनके पास आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर। हम जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हम किसको बोलेंगे, ब्रोकर को बोलेंगे। यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, तीन। इन्वेस्टर, हम, ब्रोकर, मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट या फिर जीरोधा, फिर उसके बाद तीसरा हो गया आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये एक नया वर्ड है, आगे हम लोग चल के समझेंगे। तो बेसिकली करते क्या है, हम पहले ब्रोकर को इंटीमेशन देते हैं। तो ब्रोकर कौन होता है सर, पहले ये बता दीजिए। तो बैंक भी ब्रोकर हो सकता है। आपको पता करना पड़ेगा कि क्या वो बैंक, जैसे यूनियन बैंक नहीं देता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये सर्विसेज नहीं देता। अरे नहीं देता है तो नहीं देता है, ठीक है। कोई बैंक देता है, कोई बैंक नहीं देता है, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट ब्रोकर भी हैं जो बैंक तो नहीं है मगर शेयर की खरीद बिक्री में आपको डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं के लिए। पैसन कमोडिटी हो गया, फिर उसके बाद मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा भी हम बोल दिए, 5paisa.com हो गया, ठीक है। बहुत सारी, कम से कम 100 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो हर कंपनी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग फैसिलिटी देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकर सेलेक्ट कर लिए। अब ब्रोकर को डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देंगे, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल एड्रेस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। फिर अपना बैंक डिटेल भी देना पड़ेगा आपको। क्यों सर बैंक डिटेल क्यों देंगे, उसको उससे क्या मतलब, क्योंकि बाबू जो भी पैसा ट्रांसफर होगा वो आपके अकाउंट से ही ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए जीरोधा है, तो जीरोधा कभी भी आपसे कैश नहीं लेगा। मेरे एसबीआई बैंक में जो पैसा है, मेरा एक एसबीआई अकाउंट है, मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है
हम उस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं जीरोधा अकाउंट में। यहाँ पे कोई फिजिकल कैश ट्रांसफर नहीं होता है, कोई फिजिकल कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये सबसे खास बात है। ठीक है, तो मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा जीरोधा में, और जीरोधा अकाउंट में जैसे ही पैसा आ गया, तो जीरोधा के डीमैट अकाउंट में जैसे ही पैसा आ गया मेरा, तो हम शेयर बाय एंड परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा डिटेल आपको देना पड़ेगा। जब आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल कर देंगे, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, देन आपका बैंक अकाउंट जीरोधा या फिर ब्रोकर के डीमेट अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट, आपका डीमेट अकाउंट दोनों लिंक हो जाएगा। ठीक है, एज अ क्लाइंट आपको एक क्लाइंट कोड मिलेगा। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, वैसे यहाँ पे क्लाइंट कोड मिलता है। आप क्लाइंट कोड और यूजर आईडी पासवर्ड सेट करके आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन की बात, और चलो हम एक डीमेट अकाउंट भी खुलवा लें। अब शेयर खरीद बिक्री करना है, तो शेयर जैसे ही आपको कुछ खरीदना है तो सबसे पहले तो आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए उतना। आप रिक्वेस्ट लगाएंगे कि वांट टू बाय, जैसे एक कॉलम बना हुआ रहता है, कॉलम बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक का शेयर की बात करें, चलो एसबीआई छोड़ो, एमआरएफ की बात करें। एमआरएफ का एक शेयर का दाम है 72-75 के रेंज में चलता है, अभी शायद 80 हो या फिर कुछ घट भी सकता है, एग्जैक्टली हम जानते नहीं है। मान लीजिए 70,000 है एक शेयर का दाम। या फिर आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, या फिर है ना किसी भी इंफोसिस की बात करो, इंफोसिस का मान लो 1,000 रुपए का शेयर है एक, अभी मार्केट में चल रहा है 1,016 रुपया, 1,016 रुपया। मगर आपको लगता है कि आप 1,000 जब पहुंचेगा तो हम खरीदना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट लगा के डाल सकते हैं 100 क्वांटिटी, प्राइस 1,000। तो जैसे ही 1,000 अगर प्राइस पहुंचेगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आने में 3 दिन का समय लगता है, T+2 डे। T+2 डे कहने का मतलब अगर आज ट्रांजेक्शन किए तो 2 दिन के बाद शेयर आएगा, मगर नंबर ऑफ शेयर रिफ्लेक्ट करने लगेगा जैसे ही आप शेयर खरीदे। जैसे 1,000 रुपया आप लगाए स्ट्राइक, दो ऑप्शन होता है। दो ऑप्शन क्या होता है, या तो आप अपना मनचाहा रेट डाल दिए। अब 1,016 रुपया का रेट चल रहा है और आप 1,000 पुट किए, तो अगर 1,000 पहुंचेगा, है ना, इसको कहते हैं ट्रेड लगाना, कि ट्रेड लगा दिए। ट्रेड कितने का लगाए, तो 1,000 रुपये लगाए। तो 1,000 अगर प्राइस हिट किया, पहुंचा, तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा तो नहीं मिलेगा, और वो ट्रेड कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका कोई चार्जेस नहीं कटेगा। ठीक है सर, ये ट्रेड कितने दिन तक वैलिड रहेगा, 1 दिन तक। 3:30 बजे शाम को डे क्लोज होता है, 3:30 बजे तक मान लीजिए 1,000 रुपया पहुंचा ही नहीं, 1,002 रुपया हो गया मगर 1,000 रुपया नहीं, आपका ट्रेड कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रेड लगाना। फिर दूसरा तरीका होता है करंट प्राइस पे बाय करना। अगर आप इंस्टेंटली बाय करना चाहते हैं तो करंट प्राइस का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। अभी जो इंस्टेंटली प्राइस चल रहा है 1,016 रुपया, 1,016.5 रुपया, 1,017 रुपया, जो भी रेट होगा आपको उस रेट पे आपको शेयर मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो दो तरीके से आप शेयर परचेस करते हो, या तो एक अपना मनचाहा प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे। ठीक है, अब 1,000 का प्राइस है और आप 800 लगाओगे, कभी नहीं मिलेगा। अरे फ्लक्चुएशन होता है तो थोड़ा बहुत ही होता है ना, और हाँ अगर उतना पहुंच गया रेट तो मिलेगा, अदरवाइज तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए 1,000 रुपया पहुंचा और हम मेरे अकाउंट से कट गया अमाउंट, तो मेरे अकाउंट में वो नंबर ऑफ शेयर मान लीजिए 15 पीस खरीदे, तो 15,000 रुपया मेरे अकाउंट से कटा, और 15,000 रुपए के हिसाब से 15 क्वांटिटी इन्फोसिस का मेरे पास आ गया। ठीक है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, मगर एक्चुअली में आपके अकाउंट में शेयर आने में 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन के बाद ही आपके अकाउंट में शेयर आता है। तो सर 3 दिन के बाद अगर आएगा और आज हम खरीदे हैं और आज ही बेचना चाहते हैं, आज हम 1,000 में खरीदें या फिर अगले दिन जब सुबह उठे तो शेयर मार्केट हम देखिए 1,100 रुपया हो गया, तो 100 रुपए का फायदा था, हम चाह रहे हैं बेचना, तो बेच सकते हैं कि नहीं, 110% बेच सकते हो।
फिजिकल, ये जो ट्रांसफर होने की बात होती है ना, थोड़ा डिले होता है, मगर आप जैसे ही बेच दोगे तो फिर आपको वो सब झंझट नहीं, आपका जितना आपका 1100 रुपए के हिसाब से 15 शेयर का आपके अकाउंट में पैसा सिंपली आ जाता है। ठीक है, तो वो T+2 डे एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डिपॉजिटरी फॉलो करता है, मगर इससे इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं। और इवन जानते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर जिनका डीमेट अकाउंट है उसके बारे में जानते भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि ऐसे भी होता है। उनको बस पता है कि जैसे ही हम पैसा पेमेंट किए मेरे अकाउंट में तो शेयर आ गया, और हम अभी के अभी चाहे तो 5 मिनट के बाद बेच भी सकते हैं। तो उनको इसके बारे में पता नहीं होता, मगर एक्चुअली में T+2 डे का ट्रांजेक्शन होता है। अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा मगर एक्चुअली में वो रहता नहीं। ठीक है, चलिए, मगर आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक रोल आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। देखिए, कोई भी कंपनी, जैसे ये बताओ, इंडिया में डॉलर के फॉर्म में पैसा आता है। डॉलर के फॉर्म में जब आप विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो डॉलर के फॉर्म में पैसा आता है। डॉलर कौन मेंटेन करता है, दुकानदार या फिर आरबीआई? सर, आरबीआई मेंटेन करके रखता है डॉलर का रिजर्व। उसी तरीके से शेयर का स्टॉक मेंटेन कौन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, सॉरी डिपॉजिटरी। कौन करता है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी क्या है सर? तो डिपॉजिटरी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है ना, आप समझ लो बॉडी है। और ये बॉडी का मेन काम क्या है कि जितने भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स वो होल्ड करेगा, आप होल्ड नहीं करोगे, है ना। तो अगर किसी भी बंदे को शेयर खरीदना है, किसी भी बंदे को शेयर बेचना है, तो वो सारा डिपॉजिटरी के माध्यम से ही काम होता है। तो अब ये बताओ, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई ही पूरे बैंक को रेगुलेट करती है। मगर क्या कोई अकाउंट होल्डर डायरेक्ट, कोई बंदा डायरेक्ट आरबीआई से लिंक में आ सकता है? क्या डायरेक्ट आरबीआई के पास बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो? क्या आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उससे आपके आपके पास सामने क्या है? बैंक है। यानी कि पहले आरबीआई है, फिर बैंक है, फिर आप हैं एज अ कस्टमर। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। डिपॉजिटरी, फिर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है? आपका ब्रोकर। आपका ब्रोकर। तो जो हम ब्रोकर से लिंक किए हुए हैं उसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं। यानी कि जीरोधा और आईसीआईसीआई, मोतीलाल ओसवाल, फैशन कमोडिटीज, ये सब क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है या फिर ब्रोकर भी है, दोनों बोल सकते हो। तो हम एज अ क्लाइंट, हम अपने ब्रोकर को बोलेंगे, डीपी को बोलेंगे, शॉर्ट में डीपी बोलेंगे इसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। और डीपी जो है किससे लिंक करेगा? डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी दो है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। दो डिपॉजिटरी है इंडिया में फिलहाल अभी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। आप देखोगे पैन कार्ड जो खरीदते हो वो एनएसडीएल के द्वारा इशू होता है। अब देखना आपको दिखेगा, या फिर वो अथॉरिटी था, पता नहीं अभी क्या है, पैन इंडिया, अभी अभी तो पैन इंडिया के अंदर में है वो शायद। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस चलता है, एक डिपॉजिटरी भी आ जाते हैं। और ये सिंपल सा प्रोसीजर अभी आपको दिखेगा आपके सिलेबस में, और इसको आपको इजीली आप समझ पाओगे। चलो, और आगे कंप्लीट किया जाए इसको अब। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी हैव टू गो विद द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, है ना। कंपनी को अगर सबसे पहले तो वो जो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में बोल रहा है, द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ओनली व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी आर सेटिस्फाइड। अगर आप एज अ कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहते हैं इजिली, तो आपको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही आप लिस्टेड कराओगे तो फिर आप इजिली किसी भी कंपनी का शेयर किसी भी बंदे को बेच सकते हो, किसी से भी खरीद सकते हैं। यानी कि आपका कंपनी का शेयर जो है इजिली ट्रांसफर होगा, सेल होगा। आप एनएससी में रजिस्टर करा लीजिए, चाहे बीएससी में रजिस्टर करा लीजिए। अच्छा, एक और बात, जब आप ट्रेड लगाते हैं ना तो क्या क्या पूछा जाता है? जब आप ट्रेड लगाते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि एनएससी की बीएससी किससे खरीदना है आपको। ऊपर में ऑप्शन दिखेगा आपको, एनएससी की बीएससी, टिक लगाइए। सर आप तो बोले थे 24 स्टॉक एक्सचेंज है,
तो है, मगर ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा काम कहाँ से होता है, तो एनएससी और बीएससी से। तो मेरे अकाउंट से जब हम देखते हैं तो एनएससी और बीएससी सिर्फ दिखता है। अच्छा, क्योंकि मेरा जो बैंक है आईसीआईसीआई, वो एनएससी और बीएससी दोनों से टाई अप किए हुए हैं। तो एनएससी का शेयर भी हम खरीद सकते हैं, एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो जो शेयर लिस्टेड है उसका शेयर भी हम खरीद सकते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो जो शेयर लिस्टेड है वो भी हम खरीद सकते हैं। अब मान लो आईसीआईसीआई नेस्डेक से भी लिंक्ड रहता, नेस्डेक से, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी अब लिस्टेड रहता, तो फिर नेस्डेक में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सबका शेयर है, तो हम वो भी खरीद ले सकते थे, मगर वो पॉसिबल फिलहाल अभी नहीं हुआ। चलिए, जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में हमको ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि वो जो है आई थिंक एनएससी से लिस्टेड है, वो एनएससी में वो रजिस्टर्ड है, यानी कि एनएससी में जो भी शेयर रजिस्टर्ड है वो शेयर खरीद सकते हैं, मगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हम शेयर खरीद नहीं सकते। तो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज का वेरिफिकेशन किए हुए हैं, यानी कि किस कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज से आप रजिस्टर्ड है, यानी कि ब्रोकर को भी ना स्टॉक एक्सचेंज से लिंक करना पड़ता है और उसका एक प्रोसेस भी लगता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये सेलेक्ट करेंगे, फिर अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो एनएससी बीएससी कौन सा शेयर खरीदना, वो शेयर का नाम लिखिए आप वहां पे, फिर उसके बाद उसका प्राइस, जैसे ही आप नाम लिखोगे ऑटोमेटिक उसका प्राइस आ जाएगा। अब तुम करेंट प्राइस पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो करेंट प्राइस क्लिक कर दो, और अगर अपना रेट रखना चाहते हो तो एक्सपेक्टेड रेट लिख के और अमाउंट डाल दीजिए, 1000 2000 कितना में आप खरीदना चाहते हो। फिर उसके बाद सर ज्यादा डाल दिए तो देखो, ज्यादा डालने से भी आपको वेट करना पड़ेगा। देखो कभी कभी होता है जैसे 1016 रुपया रेट चल रहा है और आप 1025 रुपया डाल दिए, तो ऐसा नहीं कि 1025 डाले तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं, जब 1025 पहुंचेगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो रेट आप डाले हैं वो हिट करेगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, और जैसे ही अगर वो प्राइस हिट किया तो आपको वो शेयर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक बेसिक सा प्रोसेस था। अब देखिए, सबसे पहले आपका प्रोसेस में क्या कह रहा है, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ब्रोकर सेलेक्ट करिए। अब ब्रोकर सेलेक्ट, आपको पता है ब्रोकर क्या होता है, डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है, और ये किससे रजिस्टर्ड होता है, सेबी से। यानी कि जैसे मान लीजिए जीरोधा को जो लाइसेंस कौन दिया, मोतीलाल ओसवाल को लाइसेंस कौन दे रहा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट को। आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं कर रहे, ध्यान देना, हम क्या बोलते हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट अलग है और आईसीआईसीआई बैंक अलग है। तो हम आईसीआईसीआई बैंक के भी कस्टमर हैं और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के भी कस्टमर, बात समझे। चलिए, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट डीमैट अकाउंट का फैसिलिटी देता है, तो उसको लाइसेंस कौन दिया, बैंक को तो आरबीआई देता है, तो ब्रोकर को कौन लाइसेंस देता है, सेबी देता है। ठीक है, तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी कैन ओनली बी डन थ्रू द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हु आर द मेंबर ऑफ a stock exchange. The broker can an individual, ब्रोकर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे हम सारा गाइडलाइन फॉलो किए, सेबी के पास रिक्वेस्ट डाले, हमको भी एक ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया, पार्टनरशिप फर्म में भी चला सकते हैं और कंपनी के फॉर्म में भी चला सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट कंपनी के फॉर्म में, मगर जीरोधा ज्यादातर सर कंपनी के ही फॉर्म में ब्रोकर बनाता है, ब्रोकर का काम करता है। So the first step is to select the broker who will buy and sell the security on behalf of the investor और speculator, है ना। इन्वेस्टर को स्पेकुलेटर भी बोलते हैं, स्पेकुलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मौके के फिराक में रहता है, जैसे ही देखा कि शेयर प्राइस घटा है खरीद लिया, और जैसे ही देखा शेयर प्राइस बढ़ा है बेच दिया। तो ये क्या है, मौका खोजता है, मौका मौका करता है, और इसलिए इसको स्पेकुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव से ये बेनिफिट गेन करता है, मगर ये हेल्दी स्पेकुलेटर है ना, अनहेल्दी नहीं। ठीक है, सोच कर समझ कर ये इन्वेस्ट करता है। चलिए, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, ब्रोकर सेलेक्ट करना। अब हम ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, ब्रोकर के पास जाएंगे तो ब्रोकर ऐसे ही थोड़ी ना, वो सारा डिटेल लेगा, पैन नंबर लेगा, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस लेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेगा, रेसिडेंशियल लेगा,
स्टेटस, इंडियन हो कि एनआरआई हो, है ना। बैंक अकाउंट डिटेल लेगा, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल आपको देख, नेम एनी अदर बैंक विथ होम रजिस्टर्ड, है ना। अगर कहाँ कहाँ आपका बैंक अकाउंट है सारा डिटेल लेगा, फिर आपको एक क्लाइंट कोड देगा, क्लाइंट कोड देगा, ठीक है। चलिए, अब सारा डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर दिए तब आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा, ओपन एंड डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी, है ना। तो डीमेट, DEMAT, डिमेटरलाइज्ड इसको बोलते हैं। तो डिमेटरलाइज्ड अकाउंट और बेनिफिशियरी ओनर बीओ अकाउंट, इसको बीओ भी बोलते हैं कभी कभी, मगर ज्यादातर पॉपुलरली 99% लोग डीमेट ही बोलते हैं। अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अच्छा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं, हम बताए थे ना, बैंक भी हो सकते हैं और ब्रोकर भी हो सकते हैं। अरे एसबीआई के साथ हम डीमेट अकाउंट खुलवाएं तो ये हो गया बैंक। आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक तरीके से बैंक ही है मगर अलग अलग यूनिट है, मगर ये बैंक के माध्यम से ही खुल रहा है, ठीक है। चलिए, टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ट्रेड करने के लिए, ट्रेड मतलब क्या, खरीद बिक्री करना शेयर्स का, ठीक है। सेकेंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन डीमेट अकाउंट। फॉर्म जब जमा कर दिए तो अब आपका डीमेट अकाउंट खुलना चाहिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये थोड़ा ध्यान से देखना। The securities are held in electronic form by depository। एक वर्ड आप सुने थे डिपॉजिटरी, उसके बारे में बता रहे। डिपॉजिटरी के पास सारा शेयर रहता है, सारा शेयर का स्टॉक किसके पास रहता है, डिपॉजिटरी के पास। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन होल्ड सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। At present in India, there are two depository, NSDL, CDSL। बोले थे ना, MCQ में पूछता है, नेम टू डिपॉजिटरीज ऑफ इंडिया, तो NSDL एंड CDSL। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, फुल फॉर्म है। देयर आर नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। और ये जो डिपॉजिटरी है CDSL, NSDL, इससे आप डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, जैसे RBI के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, वैसे यहाँ पर भी। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विथ इन्वेस्टर थ्रू एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ओनली। डिपॉजिटरी कॉन्टैक्ट तो करता है मगर किसके माध्यम से, DP के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो, इन्वेस्टर, DP और डिपॉजिटरी, तो ये कौन हो गया, ब्रोकर, दलाल, या फिर आप मीडिएटर भी बोल सकते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स विल मेंटेन सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस ऑफ होल्डिंग फॉर टाइम टू टाइम। तो आपका इन्वेस्टर का क्या स्टेटस है, कितना शेयर है, कितना वैल्यू है, कितना शेयर आया, कितना शेयर कटा, सारा इंटीमेशन कौन देता है, DP देता है। तो सिंपली DP जो है ना वो ब्रोकर है और स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब जैसे DP आपका, आपको क्लाइंट कोड मिल गया, आपका डिपॉजिटरी एक डीमेट अकाउंट खुल गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो अब जो भी आप ऑर्डर लगाओगे तो डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास तो जाएगा मगर किसके माध्यम से, DP के माध्यम से। तो हम अपने ब्रोकर को देंगे इंटीमेशन, और मेरा ब्रोकर जो भी ऑनलाइन हम जैसे एप्लीकेशन पे पुट किए, मेरा ब्रोकर डिपॉजिटरी को ये इंटीमेशन पहुंचा देगा। So after opening the demat account, the investor can place the order. The order can be placed to the broker either DP personally through the phone or email। बहुत सारा जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो आप फोन करके भी ऑर्डर लगा सकते हैं। फोन किए, जीरोधा को हम फोन किए कि हाँ मेरा क्लाइंट कोड इतना है, हम कुछ सिक्योरिटी पासवर्ड रखा वो बताते हैं, हाँ बोलेगा यस सर बोलिए वेरीफाई हो गया आपका, तो ये शेयर खरीद लीजिए इतना पे। रिलायंस का शेयर 500 खरीद लो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है बाय 100 इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस एट 500 रुपया पर शेयर, हम फोन करके बोल दिए तो भी खरीदाता। तो वो मेरा क्लाइंट कोड, वो तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी है, तो हम जैसे ही क्लाइंट कोड बताए वो मेरे अकाउंट में घुस जाएगा और उसके बाद वो सारा काम करेगा। हम जितना शेयर बोले वो उतना शेयर वो खरीद लेगा।
तो ये बेसिकली क्लाइंट को सर्विस देने के लिए और कुछ नहीं। सर अगर वो ज्यादा खरीद लिया कम खरीद लिया तो बाबू सारा जो भी कॉल करते हो ना सारा रिकॉर्ड होता है। और कल को अगर डिस्प्यूट होता है कि जैसे आप बोल दिए 100 शेयर खरीदना है और गलती से 1000 शेयर खरीद लिया और आपको हैवी लॉस हो गया, एक जीरो ज्यादा वो टाइप कर दिया और आपके अकाउंट से कट गया और आपको हैवी लॉस हो गया। तो जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो उसमें तो 100 बोला हुआ होगा, मगर वो गलती से 1000 टाइप कर दिया तो कंपनी क्लेम भरेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई क्लेम नहीं भरेगा। बात समझे? तो वो सारा रिकॉर्डिंग होता है। तो बहुत बार ऐसे ही होती है कि ऑन कॉल मिस्टेक हो गया और उसके बाद क्लाइंट को या तो झेलना पड़ा या तो कंपनी को झेलना पड़ा जिसकी गलती रही। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। द ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर। जैसे ही हम रिक्वेस्ट डालेंगे तो ब्रोकर क्या करेगा, जैसे जैसे हम आपको बताए ना, जैसे ही आप शेयर का प्राइस डालते हैं आपको तुरंत प्राइस दिख जाता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ब्रोकर जो है लिंक्ड है स्टॉक एक्सचेंज से, और जैसे ही हम शेयर का नाम डालें अभी कितना रेट चल रहा है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जीक्यूट ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो व्हेन द शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, और इलेक्ट्रॉनिकली आपके मेल पे एक मेल आ जाता है। मेल जनरली जानते हो शाम में आता है। सारा ट्रेड करने के बाद आपका दिन भर का जितना का ट्रेड हुआ वो करने के बाद इवनिंग में आपको मेल आता है कि आज दिन भर में कितने का ट्रेड हुआ। ठीक है, आपको उसमें अमाउंट लिखा हो रहेगा 6 लाख, 10 लाख, 10,000, 20,000, कितने का ट्रेडिंग किए आप एक दिन में खरीद बिक्री की। नेक्स्ट है इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली प्रूफ होता है कि हाँ आपने शेयर खरीदा है और आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके जीमेल पे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में शेयर्स थे मगर आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हो और वो 24 घंटे के अंदर में आपके पास आ जाता है। तो बेसिकली कोई भी सामान खरीदते हो तो प्रूफ के लिए क्या रहता है, बिल मिलता है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। ठीक है, after the trade has been executed within 24 hours, the broker issue a contract note. This note contains the detail of the number of share bought and sold and the price and the date and time of the bank broker charges. इवनिंग में आएगा पीडीएफ, उसमें तुमको कितना शेयर खरीदे, कितना शेयर बेचे, कितना प्राइस पे था, कितना टाइमिंग पे खरीद बिक्री हुआ और कितना ब्रोकरेज लगा। सब ब्रोकरेज मतलब सर, अरे जीरोधा फ्री में काम थोड़ी करेगा, तो ब्रोकरेज लेगा ना। अलग अलग कंपनी का अलग अलग चार्जेस होता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। एक डॉक्यूमेंट का काम करता है। अब कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो यही आपका हेल्प करेगा। द यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन को, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू तो एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, उसी तरीके से कोई भी शेयर का लेन देन करते हैं तो यूनिक कोड मिलता है, क्लाइंट कोड से रजिस्टर्ड होता है। डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। नो, द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर और सोल्ड अगर आप बेचे हैं तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। वो करना नहीं पड़ता, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब जो लिख रहा है ना, ये सब पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक प्रोसेस आप देख लोगे मगर ये सब जनरली आप करते नहीं हो, ये सारा ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, 7, 8, 9 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, है ना। द ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट ऑफ द डिलीवरी शेयर एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन डे, है ना। ब्रोकर क्या करेगा, पेमेंट करेगा जैसे ही आपको आपके अकाउंट से शेयर कटा। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप ध्यान से सुनिए। हम मान लीजिए 100 शेयर बेचे 500 रुपए के हिसाब से, मेरे अकाउंट में 5,000 आ जाना चाहिए। 5,000 कब आएगा, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे, 2 दिन के बाद। मतलब थोड़ा समझिए, मेरे अकाउंट में, मेरे डीमैट अकाउंट में 100 शेयर था 5,000 रुपए का। 100 शेयर 500 के हिसाब से कितना हो गया, 5,000 रुपया हुआ। हाँ ठीक है, 5,000, 100 शेयर
500 के हिसाब से 50,000 हो गया ना जी, 5,000 हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है, 50,000, चलो ज्यादा नहीं, 50,000 ही है। हम 50,000 का शेयर बेचे, 50,000 रुपए का शेयर बेचे, और मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट से शेयर कट गया, मेरे अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट भी करेगा कि अमित यू हैव 50,000 इन योर अकाउंट, मगर उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे समय लगता है, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे। अब डिपॉजिट ही उसको वेरीफाई करेगा, सब कुछ सेटल करेगा तब, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, आज ट्रांजेक्शन किए, जैसे मंडे आज है, तो मंडे को ट्रांजेक्शन किए तो ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या सर वो 50,000 को हम यूज नहीं कर सकते? देखिए यूज कर सकते हैं, कैसे? अभी हम बेचे 50,000 का शेयर, हम किसी और कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं उस 50,000 से, मगर उस 50,000 को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके हम एटीएम से पैसा निकाल ले, वो नहीं होगा, उसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा सर? तो सिंपल सा ऐसे होगा, जैसे ही आप शेयर बेचे, जैसे ही आप शेयर बेचे, आपके अकाउंट में अमाउंट तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मगर इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है ताकि आप खरीद बिक्री कर सकें। अब उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इंटीमेशन दे दीजिए, और आपके अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट आने में आपको 2 दिन का समय लगेगा, और आपके बैंक अकाउंट में वो आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है बेसिकली। अच्छा तो वही कह रहा है सेटलमेंट साइकिल, सेटलमेंट साइकिल आपका कितना रहता है? T+2 डे का रहता है। अच्छा सर, सैटरडे को आप बोलते हैं बंद रहता है, और हम फ्राइडे, फ्राइडे तक मार्केट खुला हुआ रहता है, फ्राइडे को आप ट्रेड एग्जीक्यूट किए, तो फ्राइडे को एग्जीक्यूट किए तो सैटरडे और संडे, तो मंडे को पैसा आ जाएगा? नहीं, मंडे को पैसा नहीं आएगा। फ्राइडे को किए तो फ्राइडे ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट वर्किंग डे क्या है? मंडे, तो मंडे नहीं, ट्यूसडे को शाम में पैसा आएगा, या फिर ट्यूसडे को शाम में पैसा आएगा, या फिर वेडनेसडे को सुबह में पैसा आ जाएगा। जब, तो अगर फ्राइडे को ट्रेड कैंसिल करते हो तो सैटरडे संडे को ये मत सोचिएगा कि आपको पैसा आएगा। सर अगर मंडे को हॉलीडे है तो उस दिन भी नहीं आएगा, वो भी दिन गया। तो अगर फ्राइडे को किए हैं तो मंडे भी खत्म, अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को शाम में आएगा या फिर थर्सडे को सुबह में आएगा, ऐसे चलता है। बात समझे? तो ये थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, मगर इन्वेस्टर्स इतना प्रिपेयर्ड रहते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इतना प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ भाई 2 दिन इंतजार तो करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं पे आउट डे, इसको क्या बोलते हैं? पे आउट डे। पे आउट डे आपका क्या हो जाएगा? 2 दिन के बाद, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या कह रहा है? द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ द शेयर डीमेट फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। ब्रोकर कर सकता है, द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल इन ऑफ हिज डीमेट अकाउंट, इंस्ट्रक्ट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सिंपली क्या कह रहा है कि एक ब्रोकर चाहे तो ऑन कॉल भी सारा काम करा सकता है, जो हम आपको बताएं। आप अपना डिटेल दीजिए और आपका अकाउंट से सारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, ये आपको डिमेटलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा की कि आखिर किस तरीके से प्रैक्टिकली शेयर का जो है वो लेन देन होता है, और अगर कल को अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कैसे आप शेयर का लेन देन कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे।